बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ब्लैक कोबरा ने मुझे डस लिया था और वो बेचारा खुद ही अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ओह, जान की चौंक सी गई। अगर मैं खुद अपनी जुबान से कहता कि मेरे खून में जहर मिला हुआ है तो ठाकर मेरी बात पर यकीन न करता। इसलिए मैंने बिमला से कहा था कि वो ठाकर को बता दे कि मैंने कहा। ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है, जानकी बोली। अगर कभी मुझे तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई तो तुम्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैंने इसकी बात काट दी। चलो अब अंदर चलें। मैंने ठाकर से तो कुछ पूछा ही नहीं। हम कमरे में आ गए। कमरे में एक स्टूल और दो कुर्सियां थी। एक कुर्सी पर बिमला बैठी हुई थी। हमें देखकर वो कुर्सी से उठकर स्टूल पर बैठ गई। हाँ मेरे दोस्त, अब बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने ठाकर के सामने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। इसकी तरफ आते हुए मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी थी, इसका अगला हिस्सा तो बिल्कुल पिचका हुआ है। मुझे हैरत है कि इस कदर खौफनाक हादसे के बाद हम जिंदा कैसे बच गए। ठाकर ने मुस्कुराते हुए मेरी बात पूरी कर दी और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, बारिश की वजह से सड़कें भीगी हुई थी, मगर मेरी गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। एक मोड़ पर मैंने जैसे ही गाड़ी घुमाई, मुखालिफ सिमत से एक तेज रफ्तार ट्रक को आते देखकर मैंने पूरे जोर से ब्रेक लगा दिए। मेरी तरफ का दरवाजा शायद लॉक नहीं था। झटका लगने से दरवाजा खुल गया और मैं नीचे गिरकर सड़क पर लुढ़कता चला गया। पीछे से आने वाली एक कार मुझसे टकरा कर रुक गई और वो ट्रक जोरदार टक्कर से पुजारों को घसीटता हुआ दूर तक ले गया और फिर इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। सर पर लगने वाली चोट ने मुझे बेहोश कर दिया था। यहाँ अस्पताल में होश आया तो मुझे बताया गया कि मेरे साथ पुजारों में सवार औरत की हालत बहुत नाजुक है। खून बहुत ज्यादा जाया हो जाने से इसकी जान खतरे में पड़ गई है। इस दौरान में पुलिस भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर पांडे मुझे देखकर बदहवास सा हो गया। इसने अपने एक आदमी को तुम्हें इतला देने के लिए दौड़ा दिया। मुझे रूपमती की फिक्र थी, इसके लिए खून का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर पांडे खून देने को तैयार था मगर इसका ब्लड ग्रुप नहीं मिला। 3 और आदमी भी तैयार हो गए थे मगर हर एक का ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ था। मैं अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों की मिन्नतें करता रहा मगर कोई भी तैयार नहीं हुआ और फिर तुम लोग आ गए। तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिल गया था मगर जब तुम्हें बेड पर लिटाया गया तो ऐन वक्त पर तुमने इनकार कर दिया और मुझे अफसोस है ठाकुर। मैंने इसकी बात काट दी। मैं अपनी रूपमती के किसी काम न आ सका, इसके लिए जान लुटा देने का दावा करने वाला इसकी जिंदगी बचाने के लिए खून का एक कतरा नहीं दे सका। ऐसा न कहो वजदान। ठाकर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगा लिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रूपमती की जिंदगी बचने की उम्मीद पैदा हुई है। तुम वाकई महान हो वजदान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में तुम्हें जो कुछ कहा इस पर मुझे हमेशा शर्मिंदगी रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। गुस्से और जज्बात में आकर तुमने ऐसा एक और दिलचस्प इंकशाफ किया था जिस पर मैं बेहद खुश हूँ। क्या इंकशाफ? वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। रूपमती के बारे में मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इसके लिए जिस तरह पागल हो रहे थे इससे मुझे अंदाजा हो गया कि तुम रूपमती को कितना चाहते हो। ठाकर के चेहरे का रंग बदल गया। इसने कुन आंखों से बिमला और जानकी की तरफ देखा और फिर इसकी आंखों में नमी तैर गई। इसके जज्बात आंसू बनकर उमड़ पड़े। घबराओ नहीं मेरे दोस्त। मैं इसका हाथ थपथपाने लगा। रूपमती ठीक हो जाएगी। तुमने नर्स की बात नहीं सुनी थी। खून का बंदोबस्त हो जाने से आधा खतरा टल गया है। खुदा ने चाहा तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जानकी और बिमला भी इसे तसल्लियां देने लगी। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ गया। इस वक्त अगरचे रात के 11 बज चुके थे लेकिन ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली राहदारी और बरामदे में अब भी बहुत से लोग मौजूद थे। रूपमती को खून की दूसरी बोतल लगाई जा चुकी थी। इस तरह खून देने वाले 2 आदमी रुखसत हो गए थे। इस अस्पताल में चंद घंटों के लिए भी खून महफूज रखने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए बाकी 2 आदमी अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए थे। मैं भी ऑपरेशन थिएटर के सामने। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। इसे रोककर रूपमती के बारे में दरियाफ्त करने लगा। वो अभी बेहोश है और अगले 24 घंटे इसके लिए बहुत अहम है, डॉक्टर ने जवाब दिया। खतरे की कोई बात? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन बहरहाल हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर मेरा कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गया। मैं इस कमरे में आ गया जहां भगत वगैरह पड़े हुए थे। इन्हें भी इस हादसे का पता चल गया था और वो तीनों जाग रहे थे। इनके चेहरों पर अफसुर्दगी थी। मैं कुछ देर इनके पास बैठा और फिर ठाकर वाले कमरे में आ गया। क्या ये अजीब बात नहीं कि हमारी फैमिली के अफराद ने इस अस्पताल के 5 बिस्तरों
पत्थरों पर कब्जा कर रखा है। मैंने कहा। ठाकर के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हम अभी बातें कर रहे थे कि इंस्पेक्टर पांडे आ गया। वो ठाकर का बयान लेना चाहता था और ठाकर इस काबिल था कि अपना बयान दे सकता था। इंस्पेक्टर पांडे ने यह भी बताया कि इस हादसे के बाद ट्रक वहां से फरार हो गया था। सारसका के दोनों तरफ शाहराह पर वाक़या शहरों की पुलिस को फोन पर इतला दी जा चुकी है। वो ट्रक बचकर नहीं जा सकेगा, इसे कहीं न कहीं पकड़ लिया जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे काफी देर हमारे पास बैठा रहा। इस दौरान में वो बार बार मेरी तरफ देखता रहा और मेरी हिम्मत और जुर्रत की दाद देता रहा। इसने ठाकर को जंगल में मुझे सांप के डसने का वाकया भी सुनाया। मैं तो हैरान रह गया था। वो कह रहा था कोबरा जैसा जहरीला सांप इन श्रीमान जी को डसने के बाद खुद ही मर गया था। हाँ, ठाकुर बोला, बाज लोगों का खून कुदरती तौर पर ऐसा होता है कि जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप का जहर इन पर असर नहीं करता और ये अपना खून किसी को दे भी नहीं सकते। हाँ, ये वाकई हैरत की बात है, इंस्पेक्टर पांडे बोला। इंस्पेक्टर पांडे के जाने के बाद ठाकुर ने इस सिलसिले में मुझ पर सवालात की बौछार कर दी और मुझे मजबूरन इसे सब कुछ बताना पड़ा कि मेरा खून इस कदर जहरीला क्यों हुआ था। रात के 2 बज चुके थे। मैं हर थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की तरफ का एक चक्कर लगा आता। डॉक्टर रूपमती को ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे, लेकिन फिलहाल वो कोई बात यकीनी तौर पर नहीं कह सकते थे। रूपमती को खून की तीसरी बोतल लगी हुई थी। खून बड़ी तेजी से इसके जिस्म में मुंतकिल किया जा रहा था। चौथा आदमी इस वक्त भी राहदारी में बैठा हुआ था। मैं भी कुछ देर इसके करीब बैठा रहा। मैं वाकई इन लोगों का एहसानमंद था। इन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि मैंने गंगोली चौधरी और इसके ग्रोह के खात्मा में अहम किरदार अदा किया था और वो मेरी खातिर रूपमती को खून देने को तैयार हो गए थे। और चौथा आदमी इस वक्त भी अस्पताल में बैठा हुआ था कि न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। मैंने इससे खाने चाय का दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो अस्पताल के एक मुलाजिम से खाना मंगवा कर खा चुका है। इसने ये पेशकश भी की कि हमें किसी चीज की जरूरत हो तो वो ला देगा। हमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। रूपमती और ठाकुर बाजार से खाना लाने के लिए ही निकले थे कि ये खौफनाक हादसा पेश आ गया। पहले तो हमें खाने पीने का होश तक नहीं रहा था, लेकिन सूरत हाल अब कुछ इत्मीनान बख्श हुई थी तो भूख का एहसास भी होने लगा था। राजू नामी इस शख्स ने बताया कि शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ रात भर रौनक रहती है और रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं। मैंने इसे 200 रुपए निकाल कर दिए थे कि पहले खुद किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा पी ले और फिर हमारे लिए कुछ ले आए। वो फौरन ही वहाँ से रवाना हो गया और मैं ठाकुर वाले कमरे में आ गया। रूपमती को खून की 4 बोतलें लग चुकी थी। दोपहर 12 बजे के करीब इसे होश आया तो डॉक्टर ने ये नवीद सुनाई कि अब इसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हम फौरी तौर पर इसे देखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम शाम से पहले इसे नहीं देख सकते। वो पूरा दिन हमने अस्पताल में गुजारा। रात 8 बजे के करीब रूपमती को भी ठाकुर वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। ये अस्पताल ज्यादा बड़ा नहीं था, प्राइवेट रूम्स कम थे, इसलिए रूपमती के लिए भी इस कमरे में बेड लगा दिया गया था और एक कोच अटेंडेंट के लिए भी डाल दिया गया था। रूपमती की हालत खासी अबतर थी। इसकी एक टांग और एक बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सीने, सर और दूसरी टांग भी पट्टियां लिपटी हुई थी। मैंने रास्ते में पजारो देखी थी। ठाकुर की खुशकिस्मती थी कि अपनी तरफ का दरवाजा खुल जाने से वो उछलकर बाहर गिर गया था और इसे मामूली चोटें आई थी। वो हादसा इस कदर खौफनाक था कि रूपमती का जिंदा बच जाना ही एक मौजज़ा था और मेरा ख्याल था कि इसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कम से कम 3 महीने जरूर लगेंगे। टांग और बाजू के प्लास्टर के लिए डॉक्टर ने 6 हफ्तों का वक्त दिया था। वो रात भी हमने जागते हुए गुजारी थी। रूपमती को बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। इसे आराम की जरूरत थी। हम आपस में भी सरगोशियों में बातें करते थे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ठाकुर ने अगले ही रोज डिस्चार्ज ले लिया और इसके साथ डॉक्टर ने हम सब को भी अस्पताल से भगा दिया। सिर्फ एक अटेंडेंट को रहने की इजाजत थी और ये जिम्मेदारी जानकी और बिमला ने संभाल ली थी। इनमें से एक दिन के वक्त अस्पताल में रहती और दूसरी रात को। मैं और ठाकुर भी दिन में 1-2 मरतबा चक्कर लगा लेते थे। एक हफ्ता गुजर गया। हादसे के तीसरे रोज वो ट्रक तो शहर से 20 मील दूर जयपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़ा मिल गया था। अलबत्ता ड्राइवर फरार हो गया था और पुलिस इसकी तलाश में थी। ठाकुर अब ठीक हो चुका था। वो अपने हाथों पैरों को आजादी से हरकत दे सकता था। हमें दारा और बलवंत सिंह की भी फिक्र थी जो अलवर की पहाड़ियों में काली के मंदिर के आसपास कहीं पनाह लिए हुए थे। अगला हफ्ता शुरू होते ही शहर में ट्रैफिक बढ़ गया था। पहाड़ियों में काली के मंदिर पर हर साल लगने वाला मेला एक ऐसा राज था जिससे सारी दुनिया तो वाकिफ थी, लेकिन सरकार और पुलिस बेखबर थी। जयपुर की तरफ से आने वाले यात्रियों के जत्थे अलौर की पहाड़ियों की तरफ
जा रहे थे। दूसरी तरफ भरतपुर और दहली वगैरह से भी यात्री इस तरफ आ रहे थे, लेकिन पुलिस बिल्कुल बेखबर थी कि इस तरफ मेला लगने वाला है और पहाड़ियों के गार में वाक़या काली के चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाने वाली है। मैं भी परेशान था और ठाकुर भी। दारा और बलवंत सिंह को घेरने का ये एक अच्छा मौका था, लेकिन रूपमती की वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। रूपमती अब बात करने के काबिल हो गई थी। इस रोज शाम को इसने कह दिया कि हम इसकी फिक्र न करें, अस्पताल में इसकी मुनासिब देखभाल हो रही है। बिमला और जानकी भी मौजूद हैं, लेकिन जानकी हमारे साथ जाने पर बजिद थी, लेकिन जाहिर है हम बिमला को हाट में अकेले नहीं छोड़ सकते थे। और बिल आखिर ये तय हुआ कि बिमला रूपमती के पास अस्पताल में रहे और हम तीनों अपने मिशन पर रवाना हो जाएं। भगत सिंह भी अब पहले से बहुत बेहतर था। देखभाल की कुछ जिम्मेदारी इसने कबूल कर ली और ये बंदोबस्त होने पर भी मैं किसी कदर मुतमिन हो गया था। अगले रोज बिमला अपने कपड़े और जरूरत की दूसरी चंद चीजें बैग में डालकर अस्पताल ले आई। मैं ठाकुर और जानकी इस रोज ज्यादातर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में घूमते रहे। इस मर्तबा हम अंधाधुंध चढ़ाई नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम तीनों ने पूरी रात बैठकर प्लानिंग की थी और ये फैसला किया था कि हम तीनों भी साधुओं के बेस में जाएंगे कि इस तरह हम किसी शक की जद से बचे रहेंगे। वो रात हमने अपने हाट में गुजारी। अगला दिन भी कुछ तैयारियों में गुजरा। दोपहर को हमने अस्पताल का चक्कर लगाया और हाट में गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद ठाकुर ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और सबसे पहले मेरे सर के बाल कैंची से काट दिए और फिर दूसरे काम में मसरूफ हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने आईने में अपना जायजा लिया तो उछल पड़ा। मेरा सर ऐसा था जैसे किसी खेत में ताजा ताजा हल चलाया गया हो। कैंची से बाल काटते हुए ठाकुर ने नफासत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा था। किसी आवारा गर्द साधु का हुलिया ऐसा ही होना चाहिए था। माथे पर ऊपर नीचे 3 सफेद उफ की एक उंगली चौड़ी लकीर, दरमियान वाली लकीर पर ऐन बस्त में सुर्ख टीका, दोनों कानों में बुंदे। बुंदों के लिए कान छिदवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बाजार में क्लिप वाले बुंदे मिल गए थे जिन्हें कानों की लौ से चिपका लिया गया था। ठाकुर ने मेरे दोनों रुखसारों पर भी सफेद से एक एक दाढ़ी बना दी थी। इस तरह मेरा हुलिया बड़ी हद तक बदल गया था। मुझे मखसूस अंदाज में धोती भी बांधनी आ गई थी। धोती का बचा हुआ पल्लू सीने पर डालकर इसके दोनों किनारों की गर्दन के पीछे गिरा लगा ली थी, जबकि मेरी पुश्त बरहना थी। अब मैं वाकई साधु बन गया था और कोई मुझे वजदान की हैसियत से आसानी से नहीं पहचान सकता था। कमरे से बाहर आकर मैंने दोनों कलाइयों में 2-2 आहनी कड़े भी पहन लिए। एक हथेली में पीतल का छोटा सा और दूसरे हाथ में तकरीबन 1 इंच मोटा और 1.5 फुट लंबा गोल डंडा पकड़ लिया। डंडे को मैंने इस तरह पकड़ा कि इसके एक सिरा हथेली को छूता हुआ उंगलियों की गिरफ्त में था और डंडे का बाकी हिस्सा बाजू के साथ कोहनी तक चला गया था। उंगलियों की हरकत से डंडा आहिस्ता आहिस्ता बाजू में पहने हुए आहनी कड़ों में पर बजने लगा। अक्सर साधु इस तरह डंडे से कड़ों को बजाकर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया करते थे। ठाकुर जानकी के बाल भी काटना चाहता था, मगर वो नहीं मानी। शाओलिन टेम्पल की तरफ जाते हुए चीन के खित्ते में सफर के दौरान में भी जानकी गंजी हुई थी और बहुत अरसे बाद इसके बाल इतने लंबे हुए थे। जानकी के बाल बिखरा कर चिड़िया के घोंसले की तरह फैला दिए गए। ठाकुर ने इसका हुलिया भी बिगाड़ दिया था और जब वो पीली साड़ी ऊट पटांग अंदाज में लपेट कर कमरे से निकली तो वो भी किसी मंदिर की दासी ही लगती थी। 1 घंटा ठाकुर ने अपने आप पर लगा दिया। 6 बजे के करीब हम हाट से बाहर आ गए। दरवाजे को ताला लगाकर चाबी एक ऐसी जगह पर रख दी गई जिसके बारे में बिमला को भी बता दिया गया था। हम तीनों किसी की नजर में आए बगैर हाट से निकलकर सड़क की तरफ चलने लगे। रास्ते में हमें जो भी मिलता हाथ जोड़कर प्रणाम करता कि हम साधु थे और आम लोगों का फर्ज था कि हमें प्रणाम करें। हम तीनों के कंधों पर एक एक थैला लटका हुआ था जिनमें हमारी जरूरियात की चीजों के अलावा बुने हुए चने और गुड़ की डलियां भी थीं कि साधु लोग ऐसी ही चीजों पर गुजारा करते थे। सड़क पर हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सूरज गुरूब हो रहा था, फिजा में सुर्खी सी फैली हुई थी। हमने रवानगी के लिए खास तौर पर इस वक्त का इंतखाब किया था कि अलौर की पहाड़ियों में पहुंचे तो अंधेरा हो चुका हो। एक गाड़ी को आते देखकर ठाकुर सड़क के वस्त में खड़ा हो गया और इसने दोनों हाथ उठा दिए। वो सुर्ख रंग का फोर्ड पिकअप ट्रक था जो ठाकुर से चंद फुट के फासले पर रुक गया। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था जिसने गोद में 6-7 साल की उम्र के एक बच्चे को भी संभाल रखा था। पिकअप के पिछले हिस्से में 2 औरतें और 3 मर्द बैठे हुए थे। ये सब लोग एक ही फैमिली के मेंबर थे जो जयपुर से काली के मंदिर की तरफ जा रहे थे। ठाकुर चंद मिनट ड्राइवर से बातें करता रहा, फिर हमें इशारा किया और हम पिकअप पीछे आकर पिकअप में सवार
हो गए। जानकी औरतों के साथ जुड़कर बैठ गई। मैं और ठाकर पीछे की तरफ आलती पालती मारकर बैठ गए और पिकअप ट्रक हरकत में आ गया। ट्रक की रफ्तार खासी तेज थी। पहाड़ी की तरफ जाने वाले मोड़ तक पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, लेकिन पहाड़ियों में दाखिल होते ही रफ्तार कम हो गई। इन छोटी पहाड़ियों के बाद 1 मील तक रेगिस्तान और इसके बाद फिर पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में दाखिल होने के थोड़ी ही देर बाद हम पहाड़ियों के दरमियान इस वसी और अरीज मैदान में पहुंच गए जहां जाबजा मशलें जल रही थी। कई जगहों पर छूलदारियां और छोटे खेमे नस्ब थे जिनके सामने पेट्रोमैक्स रोशन थे। आसपास की पहाड़ियों पर भी जगह जगह मशलों की रोशनियां नजर आ रही थी। इस मैदान में जगह जगह गाड़ियां भी खड़ी थी जिनके करीब छूलदारियां या खेमे नस्ब थे। पिकअप वालों ने अपने लिए एक ठिकाना तलाश करके पिकअप ट्रक रोक लिया और हम इनका शुक्रिया अदा करके वहां से रुखसत हो गए। अजीब मंजर था। हजारों लोग जमा थे। हर तरफ मशलें जलती हुई नजर आ रही थी। ये सब कुछ बहुत पुरअसरार लग रहा था, जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। मेरे जहन में मेले का तस्वर कुछ और था, झूले, सर्कस, खेल तमाशे, मगर यहाँ ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। ये पूजा मेला था, यहाँ ऐसी तफरीहात की जरूरत नहीं थी। ताहम रक्सो सरूद की महफिलें हर तरफ जमी हुई थी। सुबह सवेरे पूजा शुरू होने वाली थी। राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में कई मजहबी त्योहार और मेले होते थे। हम तीनों पिकअप ट्रक से उतरकर इधर उधर घूमते रहे। हम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ से आसानी से मंदिर के अंदर पहुँचा जा सके, क्योंकि हमें यकीन था कि दारा और बलवंत सिंह से मंदिर के अंदर या इसके आसपास ही मुलाकात हो सकेगी। हम सिर्फ हर तरफ से ढोल ताशों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जगह जगह रक्सो सरूर की महफिलें जमी हुई थी। कई लोग अपने साथ तवाइफों को लेकर आए थे। बाज तवाइफें किसी की दावत के बगैर आई थी और इन्होंने अपनी महफिलें जमा रखी थी। हम बिल आखिर एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में रुक गए। यहाँ भी एक जोरदार महफिल जमी हुई थी। 20 लोग दायरे में बैठे हुए थे। 2 आदमी ढोल बजा रहे थे, एक चिमटा बजा रहा था। 2 उदेड़ उम्र औरतें खड़ताल बजा रही थी। 2 जवान और खूबसूरत लड़कियां नीम उरिया लिबास में रक्स के नाम पर उछल कूद कर रही थी। एक साधु भी जोश में आकर मैदान में कूद पड़ा और इन लड़कियों के साथ बेमानी उछल कूद करने लगा। एक और साधु अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इसने चंद लम्हे इधर उधर देखा और फिर मेरे साथ खड़ी हुई जानकी का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ वस्त में ले गया। जानकी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर वो भी इन साधुओं के साथ उछल कूद करने लगी। जानकी बहुत अच्छी रकासा थी, लेकिन ये रक्स के मुजाहरे का मौका नहीं था। बेमानी उछल कूद पर ही दाद मिल रही थी। आसपास बैठे हुए कुछ लोग इन पर नोट निछावर कर रहे थे। अब बकायदा हड़बोंग शुरू हो गई थी। ठाकर ने आगे बढ़कर जानकी का हाथ पकड़ लिया और इसे खींचता हुआ वहां से दूर ले गया। वहां से तकरीबन 20 गज दूर जाकर हम बड़े बड़े पत्थरों के करीब बैठ गए। उछल कूद से जानकी का सांस फूल गया था। हमसे तकरीबन 100 गज आगे वो पहाड़ी थी जहाँ काली के मंदिर वाला गार था। इस तरफ से भजन गाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस वक्त तो इन लोगों को तलाश करना मुमकिन नहीं। ठाकर ने कहा, रात इसी जगह गुजार लो, सुबह होते ही हम इनकी तलाश शुरू कर देंगे। हम पत्थरों से टेक लगाए बातें करते रहे। किसी तरफ से भजन की आवाजें सुनाई दे रही थी, ढोल पीटे जा रहे थे और किसी तरफ से घुंघरुओं की जनकार सुनाई दे रही थी। ये हंगामे रात के पिछले पहर तक जारी रहे। मैं कभी ओंगने लगता और कभी चौंक कर मतवहश नजरों से चारों तरफ देखने लगता। ठाकर भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार था। अलबत्ता जानकी हम दोनों के दरमियान जमीन पर पड़ी गहरी नींद सो रही थी। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और फिर शोर की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और मतवहश नजरों से इधर उधर देखने लगा। रात का अंधेरा रुखसत हो चुका था और दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया था। जय काली और बजरंग बली के फलक शिगाफ नारों से फजा गूंज रही थी। जानकी और ठाकुर भी जाग गए। चंद लम्हे बाद हवास बहाल होने लगे और फिर हम उठकर मंदिर वाली पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। मंदिर वाले गार के सामने हजारों लोग जमा थे। कोई भजन गा रहा था, कोई दोनों हाथ माथे के करीब जोड़े आंखें बंद किए बेहिस हरकत खड़ा था और कोई वालहाना अंदाज में रक्स कर रहा था। हम लोगों को धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे। हम अभी गार से दूर ही थे कि ढोल ताशे बजने लगे। लगता था जैसे ढोल बजाने वालों पर जुनून तारी हो गया हो। गालबन सैकड़ों ढोल थे जो पूरी कुव्वत से पीटे जा रहे थे। इसके साथ ही जय काली और बजरंग बली के फलक शिगाफ नारे गूंज रहे थे। हम गार के सामने पहुंच गए मगर अंदर जाने का मौका न मिल सका। बेपनाह रास्ता हम तीनों सिमट कर चट्टान के साथ खड़े हो गए। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए अंदर जा रहे थे, कुछ लोग बाहर आ रहे थे। एक पंडित लोगों को धकेलता हुआ बाहर निकला तो इसके खून आलूद हाथ देखकर मैं उछल पड़ा।
था, इसके माथे पर भी खून से टीका लगा हुआ था। मुझे अपना दिल सीने में डूबता हुआ महसूस होने लगा। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि किसी बेगुनाह को काली के चरणों में ज़िबा किया जा चुका था। हमने अंदर दाखिल होने की कोशिश तर्क कर दी और वहाँ से कुछ दूर पीछे हट गए। अब गार से बरामद होने वाले हर शख्स के माथे पर खून का सुर्ख टीका नजर आ रहा था। हम एक चट्टान के साये में बैठ गए और लोगों को आते जाते हुए देखते रहे। अजीब कैफियत थी, लोगों पर जुनून सा तारी था। अजीब जालमाना रस्म थी। एक इंसान को पत्थर की मूर्ति के सामने ज़िबा करके रक्स किया जा रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी। इससे पहले मैंने धौलपुर में सती की रस्म देखी थी, जब एक बेवा होने वाली हसीन लड़की को इसके पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया गया था। इन जालमाना रस्मों पर अगरचे पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन चोरी छुपे किसी न किसी सूरत में ये रस्में अब भी जारी थी। निहायत कट्टर और इंतहा पसंद पंडित सीधे साधे लोगों को भड़काते थे कि अगर इन्होंने इन कदीम रस्मों को तर्क कर दिया तो देवता इन पर अजाब नाज़िल कर देंगे और वो तबाह हो जाएंगे। इंसान चांद पर पहुंच गया था और मरीख पर कमंदे डालने की कोशिश की जा रही थी। साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी थी कि हर चीज को देखकर हैरत होती थी, लेकिन मजहब के हवाले से लोगों के बाद तबके जुनूनी कैफियत में मुब्तला हो रहे थे। वो अपने मजहब के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे मज़ाहब से तलक रखने वाले बाज तबके भी नहायत इंतहा पसंद वाक़या हुए थे। वो लकीर के फकीर बने हुए थे, सदियों पुरानी डगर से एक इंच इधर उधर हटने को तैयार नहीं थे। साइंसी तरक्की को वो खराफात समझते थे। इन्हें देखकर लगता था जैसे वो दुनिया को एक बार फिर पत्थर के जमाने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। धूप तेज हो रही थी, लेकिन गार के सामने लोगों के जोशो खरोश में कोई फर्क नहीं आया था। मैदान में भी हर तरफ लोग टोलियों की सूरत में जमा थे, ढोल बज रहे थे, रक्स हो रहा था, जय काली के नारे लग रहे थे। हम इधर उधर घूमते रहे। जहाँ भी हमें पीले कपड़ों वाला कोई साधु नजर आता हम इस तरफ चल पड़ते, लेकिन हर मर्तबा मायूसी का सामना करना पड़ता। दोपहर के बाद 3 बजे के करीब हमें गार के अंदर दाखिल होने का मौका मिल गया। बाहर शदीद गर्मी थी, लेकिन गार के अंदर ठंडक का एहसास था। गार बहुत बड़ा था, इसमें बियाक वक्त कम से कम 2000 अफराद समा सकते थे और इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हम लोगों को धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे। गार की दीवारें ना हमवार थी, कहीं पत्थर बाहर को उभरे हुए थे और कहीं अंदर की तरफ कोई गुफा सा बना हुआ था। छत और तमाम दीवारें मशलों के धुएं से स्याह हो रही थी। गार के आखिर में एक बहुत बड़े चबूतरे पर काली का बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब था। इसके सामने चबूतरे पर नारियल, मिठाई, फूल और ऐसी बहुत सी चीजों का ढेर लगा हुआ था। इस ढेर में सोने के लातादाद जेवरात भी नजर आ रहे थे। औरतें अपने जेवरात उतार उतार कर भेंट चढ़ा रही थीं और 3-4 पंडित बार बार इन चीजों को समेट कर चबूतरे के पीछे किसी जगह ले जा रहे थे। लोग मूर्ति के सामने चबूतरे पर हाथ फेर फेर कर अपने चेहरों पर मल रहे थे। इस जगह काली की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक इंसान को ज़िबा किया गया था। लाश वहां से हटा दी गई थी। चबूतरे पर कहीं कहीं खून का कोई धब्बा लगा हुआ था। सुबह से आने जाने वाले लोगों ने अपने माथों पर टीके लगाने के लिए हाथ रगड़ रगड़ कर सारा खून साफ कर दिया था। मैंने काली की मूर्तियां पहले भी देखी थी, लेकिन इस मूर्ति को देखकर दिल पर अजीब सी हैबत तारी हो रही थी। ये मूर्ति तकरीबन 4 फुट ऊंची थी। ये मूर्ति तैयार करने वाले ने वाकई बड़ी महारत का सबूत दिया था। काली की आंखें दहशतज़दा अंदाज में हलकों से उबली पड़ रही थीं। इसकी सुर्ख जुबान बाहर को निकली हुई थी। दोनों हाथ कंधों से ऊपर उठे हुए थे। एक हाथ में डोरी से मुंसलिक 2 थालियां लटकी हुई थीं, दूसरे हाथ में तेगा था। ये तेगा और काली के दोनों हाथ खून आलूद थे। मूर्ति की छातियां बरहना थी और गले में सोने और मोतियों की मालाएं थी। एक माला सबसे मुख्तलिफ थी और ये माला इंसानी खोपड़ियों से तैयार की गई थी। 2 खोपड़ियां एक तरफ, 2 दूसरी तरफ और एक दरमियान में थी जो सीने से नीचे पेट पर लटकी हुई थी। इस माला में खोपड़ियों के साथ पीपल के सूखे हुए पत्ते भी थे। मूर्ति के बदन का ज़ेरी हिस्सा भी बरहना था। लोग मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते, कोई ना कोई चीज इसके कदमों में डालते, चबूतरे को छूकर अंगूठे से पेशानी पर टीका लगाते और आगे बढ़ जाते। इस सूरत हाल से मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि काली अपने आम पैरोकारों में खुशियां बांटती थी या नहीं, लेकिन पंडित और पुजारी यकीनन बहुत खुशहाल थे। काली सिर्फ इन्हीं पर मेहरबान थी। वो दोनों हाथों से दौलत समेट रहे थे। हमें यहाँ भी मायूसी हुई। साधु, पंडित और पुजारी तो बहुत नजर आए, मगर दारा या बलवंत सिंह से मिलता जुलता कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया था। हम गार से बाहर आ गए। 2 दिन पहले बारिश हुई
हुई थी और अब भी फिर मगरब की तरफ से बादल उठते हुए नजर आ रहे थे। हम अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहे और बिल आखिर एक चट्टान के साए में बैठ गए। मुझे प्यास लग रही है, हालत खुश्क हो रहा है, जानकी ने कहा। मैदान में जगह जगह पानी के टैंकर भी खड़े थे। यात्रियों की सहूलत के लिए ये पानी अलोर से लाया गया था। कोई टैंकर खाली होता तो इसकी जगह दूसरा आ जाता। वो इस तरफ एक टैंकर खड़ा है, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैंने कंधे पर लटका हुआ थैला उतार कर जमीन पर रख दिया और डोल उठाकर तकरीबन 100 गज दूर टैंकर की तरफ चल पड़ा। वहाँ 8-10 अफराद खड़े थे। अपनी बारी आने पर टैंकर के पाइप से डोल भरने लगा तो एक और साधु भी अपने डोल लेकर आगे झुक गया। वो मेरे बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था और चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। और फिर दूसरे ही लम्हे में एक सरगोशी सुनकर चौंक गया। शाम का अंधेरा फैलने के बाद मंदिर वाली चट्टान की पिछली तरफ मुझसे मिलना हिम्मत सिंह। आवाज नसवानी थी। मैंने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। जिसे मैं साधु समझा था वो औरत थी। इसने लिबास साधुओं वाला ही पहन रखा था। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। इसने मुझे हिम्मत सिंह के नाम से पुकारा था, जिसका मतलब था कि वो मुझे जानती थी, लेकिन इसका चेहरा मेरे लिए अजनबी था। अचानक मेरे दिमाग में रोशनी का जमाका सा हुआ। पंडित सोबराज ने बताया था कि दारा और बलवंत सिंह के साथ साधु के बेश में एक खूबसूरत लड़की भी थी। मुझे इस तरह घूर कर मत देखो, इसने एक बार फिर सरगोशी की। पानी भरो और यहाँ से चले जाओ। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना और शाम का अंधेरा फैलने के बाद मंदिर वाली चट्टान की पिछली तरफ पहुँच जाना। मैंने अपना डोल भर लिया और इसकी तरफ देखे बगैर अपने रास्ते पर चल दिया। थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। इस लड़की ने मुझे हिम्मत सिंह की हैसियत से पहचान लिया था, जिसका मतलब था कि मेरा मेकअप इतना अच्छा नहीं था। और अगर ये लड़की दारा और बलवंत सिंह की साथी थी तो इसका मतलब ये था कि हम इनकी नजरों में आ चुके थे और अब दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो छुपकर हम पर हमला करते या चोरी छुपे यहाँ से भी भाग जाते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।